हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4 आर्थिक विकास। इसमें हम देखेंगे 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। 1 जुलाई 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की और राष्ट्र को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे वो हम पढ़ेंगे उनके बारे में। कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून, यानी कोई व्यक्ति कितनी भूमि रख सकता है इसके बारे में एक लिमिट लगा दी गई। संपत्ति का समान वितरण की योजना बनाई गई कि जितनी भी वेल्थ है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो लोगों के बीच में। खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेजेस दिए जाएं, खेत में जो काम करते हैं मजदूर उन लोगों को, और जल संवर्धन की योजनाओं को में वृद्धि की योजना बनाई गई। इसके अलावा श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, जैसे निजी स्वामित्व के जो उद्योग धंधे रहते हैं उसमें श्रमिकों का ज़्यादा प्रतिभाग नहीं रहता है, लेकिन उनको प्रतिभाग मिलना चाहिए। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेकार से मुक्ति, यानी सभी को किसी न किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध करा देना, ये 20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य थे। इसके अलावा कर चोरी की प्रवृत्ति, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो टैक्स इवेजन करते हैं, टैक्स भरते नहीं हैं, इनकम होती है उनकी लेकिन वो टैक्स नहीं भरते हैं, तो उसको रोकना। और तस्करी, इलीगल तरीके से जो ड्रग्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं, हथियार हैं जो फॉरेन कंट्री से दूसरे देश से हमारे देश में ला रहे हैं, उसको बोलते तस्करी, उसको रोकना। जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण और राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना। और हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण। हथकरघा यानी हैंडलूम क्षेत्र को भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की एफर्ट्स किए गए ताकि उत्तम क्वालिटी के वस्त्र उद्योगों का निर्माण हो सके। दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास का निर्माण, सस्ते घर बनाए गए, दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना। ये सब 20 सूत्री कार्यक्रम में सारे कार्यक्रम थे। उसके अलावा जो एक समस्या और थी भारत में, वो थी श्रमिकों की समस्या। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावसजी डावर ने शुरू की। ये बच्चों आप याद रखेंगे, ये 11 जुलाई 1851 को सबसे पहले कावसजी डावर ने ये पहली कपड़ा मिल शुरू की। उसके बाद दादर, परेल, भाईखला, शिवडी, प्रभा देवी, इन जगहों पर और भी मिलों की स्थापना की गई। तो ये क्षेत्र गिरण गांव के रूप में पहचाना जाने लगा, यानी जहाँ पे बहुत सारी कपड़ा मिले थी इसको बोलते थे गिरण गांव। 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ। अब श्रमिकों में असंतोष निर्माण होने का कारण क्या है कि उनको जो वेजेस थे, उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी, जो साल में दिवाली के समय में जो मिलते हैं अतिरिक्त जो तनख्वाह के अलावा जो पैसे दिए जाते हैं उनको बोलते हैं बोनस। तो और दूसरे सेक्टर्स में बोनस दिया जा रहा था, लेकिन कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही, दूसरे जो मिल में काम करते थे उनको। तो वर्ष 1981 की दिवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। तो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत कर ली और 8 से 17% पर बोनस को समझौता कर लिया। तो बोनस में जो कटौती हो गई 3.3% की, उसमें जो कटौती हो गई, तो ये जो मजदूर थे वो बहुत ही असंतोष की भावना उनमें निर्माण हो गई। तो कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले, उन्होंने डॉक्टर दत्ता सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया, उन्होंने अपना नेता चुन लिया दत्ता सामंत को। तो 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सामंत हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। ये सभी जो मजदूर थे वो हड़ताल पर चले गए क्योंकि उनको बोनस जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। 18 जनवरी 1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए और गिरण गांव की मशीनों की ठक ठक रुक गई। सारी जो जितनी भी मिले थे वो सब बंद हो गई उसी समय, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया हो। मुख्यमंत्री अंतुले ने समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया और आगे चलकर बाबा साहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका यह थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी और डॉक्टर दत्ता सामंत ने कानून रद्द करने की मांग की। और हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्हें अनाज सहायता राशि का वितरण किया गया। वाम दल जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी उन्होंने भी हड़ताल को समर्थन दिया क्योंकि उनका भी कहना था कि जो मजदूर हैं उनकी स्थिति में सुधार होना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी, जैसे जैसे दिन बीते
तो मजदूरों में फूट पड़ गई और हड़ताल को 6 महीने हो गए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस हड़ताल की तरफ। फिर मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र की विधानसभा पर आ गया, लेकिन वो भी उनको कोई भी सक्सेस हाथ में नहीं लगी। फिर एक इस तरह से हड़ताल जो चल रही थी उसको 1 साल हो गया। ये पहली हड़ताल ऐसी थी जो इतने लंबे समय तक चली। हड़ताल की कालावधि में 1.5 लाख मजदूर जो थे वो बेरोजगार हो गए। कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ। परिणामतः पहले से ही मिल की जो कपड़ा बिक्री थी उस पर बिल्कुल प्रतिकूल परिणाम हो गया और कपड़ा मिलें जो थी मुंबई से लेकर सूरत और गुजरात में उनका ट्रांसफर हो गया, स्थलांतरित हो गई। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद हम देखेंगे नई आर्थिक नीति। अभी तक जो भी हो रहा था वो 20 सूत्री कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, उन्होंने बिल्कुल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की हमारे देश में। आधुनिक भारत के जो इतिहास में वर्ष 1991 जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 10वें लोकसभा चुनाव के पश्चात नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन दोनों ने मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए गए, बिल्कुल फंडामेंटल चेंजेस लाए वो, और उसको किसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव से पूर्व चंद्रशेखर जी की सरकार थी और उस समय जो हमारी मुद्रास्फीति थी उसकी दर 17% थी और आर्थिक वृद्धि दर 1.1% से घट गई थी और भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम था कि आयात 1 सप्ताह तक ही किया जा सकता था। एक ही सप्ताह तक हम फॉरेन से चीज़ें मंगा सकते थे, इतना कम हमारे पास फॉरेन करेंसी का भंडार हो गया था। विदेशी ऋण हमारे ऊपर था, उसका भुगतान करना था, ब्याज भी देना था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने के शासनकाल में सरकार ने सोना बेचा और कुछ सोने को गिरवी भी रखा। और उसके पहले चंद्रशेखर जी के पहले जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था। 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिया था। उसका भी बोझ हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम पर आ गया था और केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग 55% हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $100 करोड़ का था बस। और इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी थे, तो भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ कर लिया। थैंक यू।